हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णकांत। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से है। और ये क्वेश्चन आसान ही है। इसमें गॉस लॉ वगैरह जो लोग जानते हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। जो क्वेश्चन अक्सर कैसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बाउंड्री कंडीशन ऑफ electric field E and D, displacement vector D of the charge density sigma। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ बोल रहा है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसको एलाबरेट करेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं शीट है, ठीक है। यह कोई चार्ज शीट है जिसमें जिसमें चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी इसमें जो है वो सिग्मा दिया हुआ है। तो क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा कोई कोई टेस्ट चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, फिलहाल इसको हटा देते हैं, फिर से ही कर लेते हैं। इससे अच्छा यही है। ये कोई टेस्ट चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला एक हम यहाँ पे सीट रख देते हैं। तो इस सीट को आने पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा इसके जो सीट पे, ये मान लेते हैं कोई शीट है, ठीक है। पॉजिटिव इसका इसका जो डेंसिटी है मान लेते हैं सिग्मा है। तो इसमें किस तरह से वेरिएशन आने लगता है, यानी कि इसके इस पार और इस पार, ठीक है, दोनों में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या सेम रहता है, या अगर सेम नहीं भी रहता है तो ये किस तरह वेरी करता है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। यही है बाउंड्री कंडीशन। इसके इंटरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह चेंज आ रहा है, ये चीज़ हमें पता करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम, मतलब इसका वैल्यू क्या निकलता है, या किस तरह से इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस तरह से आएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी यूनिफॉर्म मान लेते हैं, ये कोई मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक सीट को रख देंगे, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला कोई सीट को रख देंगे, तो इसके सीट में जो है इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन आने लगता है। और इसे हम कहते हैं, जो जो वेरिएशन आता है ये, तब हम बोलते हैं जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इसमें कंटिन्यूटी जो वाला जो पार्ट है वो खो जाता है। ऐसे नॉर्मली अगर बात करें, कोई पॉजिटिव चार्ज के कारण, किसी भी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ये कंटिन्यूस है। उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डिस्टेंस आर हो गया। लेकिन इस केस में
इस केस में क्या होगा, ऐसा अगर सीट अगर लगा देते हैं तो इसमें वेरिएशन आने लगता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बार जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो भी इस तरह से आ रहा था, ठीक है, अचानक इसमें क्या आने लगता है, बढ़ जाता है इसका, मतलब डिसकंटिन्यूस, इसका जो ग्राफ है कंटिन्यूस जैसा नहीं है, अलग हो गया है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग समझेंगे अभी, और उसका वैल्यू किस तरह से आता है। ठीक है, अब हम एक कोई भी सरफेस चार्ज, सरफेस को हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब इसको क्या करेंगे, इस पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस इसके लिए बेस्ट जो है वो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे जो इस पे, इस सरफेस पे, इसके सरफेस पे जो एरिया कवर कर रहा है वो मान लेते हैं कि डेल्टा एस है। वो काफ़ी छोटा एरिया को हम लोग कंसिडर किए हैं। और जो सिलेंड्रिक, ये जो सिलेंडर है और इसका जो इतना बड़ा जो हम लोग लेंथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, इतना लंबा नहीं है, ये काफ़ी छोटा है, इसको हम लोग काफ़ी छोटा इमेजिन किए हैं। लेकिन इसको दिखाने के लिए, यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो है यहाँ पे जो इसका जो विड्थ है ना, ये वाला जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। ये ये टेंडिंग टू क्या है, जीरो है। तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ये वाला पार्ट को हम लोग S1 मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को S2 मान लेते हैं, और इस वाले पार्ट को S3 मान लेते हैं। तो इस डेल्टा एस, इस डेल्टा एस सरफेस में मेरा कितना चार्ज आएगा। तो हम लोग चार्ज चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी को अगर लिखते हैं जैसे सिग्मा हो गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, चार्ज जितना है उस पे इंटू डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, जो भी एरिया है, सर चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, राइट। तो हमारा चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। ये हमारा चार्ज निकल गया इस डेल्टा एस एरिया के लिए, डेल्टा एस एरिया के लिए नहीं, सरफेस के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलरली अलग अलग S1 के कारण, S2 के कारण और S3 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे जो हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किए हैं, इससे हम देखो सारा चीज़ समझ में आने लगेगा जो ऐसा हम क्यों ड्रॉ किए हैं। इसका विड्थ जो है वो काफ़ी कम है। तो अगर इसको इमेजिन करो, इसका विड्थ बहुत कम है, तो हमारा जो ये वाला जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा, लगभग लगभग। और दूसरा नीचे वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट नीचे होगा। तो हमें इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे जो है, हमें दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से पता चल जाएगा। इससे हम पता कर पाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह इसके दो अलग अलग पॉइंट पे किस तरह वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज मतलब चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है मेरा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे इस S1 पार्ट में, S2 पार्ट में एंड S3 पार्ट में।
तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज S1 E डॉट ds प्लस सरफेस चार्ज S2 E डॉट ds प्लस सरफेस चार्ज E डॉट ds। देखो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं जो ये S3 जो पार्ट है, S3 जो है वो टेंड करता है कहाँ, 0 पे, क्योंकि हम इसको अगर नहीं कर पाएंगे तो ये हम दोनों अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिर तो हमें सरफेस का भी पता चलने लगेगा, तो इन दोनों का जो क्या वेरिएशन आ रहा है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट में क्या वेरिएशन आ रहा है, तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले नॉर्मल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इसके नॉर्मल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसके बाद हम इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे। दोनों सेपरेटली कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो ये सरफेस और ये सरफेस हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, अगर इधर कंसिडर करने गए तो इसके नॉर्मल कंपोनेंट को हम उस तरह से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ का एक कन्वीनियंट रूल होता है, ऐसा नहीं है। इसका भी हम लोग अगर हम बड़ा सा एज्यूम कर लेंगे तो ऐसा नहीं है जो फाइंड आउट नहीं होगा, लेकिन एक कन्वीनियंट हर चीज़ का एक रूल होता है, मेथड होता है। मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या गॉस लॉ वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ को ईजी करने के लिए, इसीलिए हम इस तरह से एज्यूम करके चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो S3 टेंडिंग टू 0, तो हमारा कौन सा पार्ट बचा, S1 और S2, सॉरी S1 और S2। तो S1 और S2 जो है, ये जो S1 और S2 जो है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये जो S1 और S2 को हम लोग कंसीडर किए हैं, ये डेल्टा S के बराबर ही होगा। ये वाला और ये वाला जो होगा वो डेल्टा S के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जितना एरिया कवर किया है वही इतना एरिया ये भी कवर किया है और ये भी कवर किया है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन बन जाएगा S1 के लिए E डॉट ds, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया S3 के लिए, इंटू S2 E डॉट ds इक्वल टू यहाँ पे Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे चार्ज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सिग्मा डेल्टा एस, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले फिर से फिगर पे जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग फिगर पे जाते हैं फिर समझते हैं। इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसका जो नॉर्मल एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको मान लेते हैं n1, और इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं n2। हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के जो भी सरफेस होता है, उस जो भी सरफेस होता है, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल होता है। ये वाला इसका सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल ये वाला हो गया। अगर इस कर्व सरफेस का बोलता तो उसका जो एरिया वेक्टर होता वो इस पॉइंट के लिए इधर होता और इस पॉइंट के लिए इधर होता, राइट। तो यहाँ इस सरफेस के लिए हमें अगर एरिया वेक्टर बोलेगा तो ये इसके नॉर्मल हो गया। और मान लेते हैं कुछ भी हम लोग इसमें रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे है E1, और हमारा जो इस डायरेक्शन पे होगा वो कुछ मान लेते हैं कि कुछ भी E2 इधर मान लेते हैं। तो हम इन दोनों को ब्रेक करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट में, ठीक है। इसीलिए उतना ये हमारा इशू नहीं है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो क्योंकि हम इसमें इसमें क्या निकाल रहे हैं, ये एक तरह से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकाल रहा है। तो फ्लक्स हमेशा E डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम सरफेस एरिया के ही डायरेक्शन में निकालेंगे, जैसे कि हम लोग गॉस लॉ में ऑलरेडी करते थे उसी तरह से। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट E1
क्या हो जाएगा, E1 N1 हो जाएगा, E1 नहीं, E1, हाँ E1 N1 हो जाएगा, इंटू जो इसका जो सरफेस था ds जो हम लोग माने थे, वो कितना हो जाएगा, इसका सरफेस कितना है, ds है, सॉरी डेल्टा s है। तो हम इसको लिख सकते हैं S1 के लिए E1 N1 वेक्टर डेल्टा S प्लस E2 डॉट N2 वेक्टर डेल्टा S इक्वल टू सॉरी सिग्मा डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो डेल्टा एस कॉमन आ गया, और अगर यहाँ पे N2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग अगर मान लेते हैं ये N2 के यहाँ N1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये N1 का ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसको N2 को लिख सकते हैं N1 में माइनस ऑफ N1 लिख सकते हैं ना इसको। तो E1 जो हो जाएगा E1 डॉट N1 वेक्टर डेल्टा S माइनस E2 सॉरी यहाँ N1 हो जाएगा इंटू डेल्टा S इक्वल टू सिग्मा डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 डॉट N1 कैप इक्वल टू डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा नॉर्मल कंपोनेंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन आता है, मतलब इसका जो ये वाला E1 कौन सा है, E1 हमारा है ये वाला अपर पार्ट, और अपर पार्ट इस सरफेस के अपर पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो टेंडिंग टू जीरो है, तो ये वाला सरफेस हो गया, और नीचे वाला सरफेस जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली यही हमें फाइंड आउट करना था, सिमिलरली डी के लिए जो डी जो होता है हमारा, डी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ई होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको दूसरी तरह से भी और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा अभी फिलहाल मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट इधर, इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा D1 माइनस D2 इंटू एन कैप इक्वल टू सिग्मा। तो हमारा E और D दोनों फाइंड आउट हो गया फॉर नॉर्मल कंपोनेंट। अब इसी तरह सिमिलरली हम लोग निकालेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको देखेंगे जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो सिमिलरली पहले जैसे ड्रॉ किए थे वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक इंटरफेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस ड्रॉ करने के बाद हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, हर चीज़ का पर्पस बता देंगे जो क्यों ऐसा ले रहे हैं। अब इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल लिए है ना यहाँ पे इसके इंटरफेस पे, इसका जो इंटरफेस पे हम रेक्टेंगल लिए हैं वो भी पर्पस सारा बता देंगे जो हम रेक्टेंगल ही क्यों लिए हैं। मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और ये हमारा जो विड्थ है यहाँ पे, ये जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। अगर हम इसके विड्थ को काफ़ी कम मान के चले तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके यहाँ मर्ज कर जाएगा आपस में, लगेगा इस लाइन के जस्ट नीचे है। और जो ये जो लाइन है ये जस्ट यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में टच करता हुआ रहेगा, और नीचे वाला जो ये वाला जो है लाइन ये इसके जस्ट नीचे रहेगा। तो हमारा ये जो लाइन होगा, दो लाइन, ये हम दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल, दो, एक अपर में एक नीचे, दोनों हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ से एक टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा और एक नीचे जस्ट इसके नीचे, तो दो पॉइंट हमको ढूंढना था।
ऐसे भी इसके एक तो अपर सरफेस पे, एक नीचे लोअर सरफेस पे, दोनों सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल कंपोनेंट निकाल चुके हैं। अब उसी तरह से सिमिलरली हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इरोटेशनल होता है। तो अगर कोई भी फील्ड अगर इरोटेशनल होता है तो उसका जो कर्ल होगा कर्ल ऑफ ई, वो जो क्या होगा, वो जीरो होगा। सो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर मस्ट बी जीरो। तो अगर ऐसा होता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह हम सरफेस इंटीग्रल इसका ले लेते हैं, तो डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करके देता है। तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर फॉर ए बी सी डी, फॉर क्लोज इंटीग्रल। यहाँ पे जब सरफेस इंटीग्रल रहता है, ये यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल हो जाता है, राइट। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, वन बाय वन सबको फाइंड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इसको ए बी सी डी, तो पहले ए बी के लिए निकाल लेंगे, फिर सिमिलरली बी सी के लिए, तो बी सी तो यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। फिर सी डी के लिए निकाल लेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा ये वाला और ये वाला निकल जाएगा आसानी से, ये वाला और ये वाला। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज कर जाएगा ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो फॉर ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर ए बी ई डॉट डी आर प्लस बी सी ना हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बी सी, फिर सी डी, पहले ए बी हो जाएगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है, बी सी ई डॉट डी आर प्लस सी डी ई डॉट डी आर प्लस डी ए डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। तो हम ये एज्यूम कर चुके हैं जो बी सी टेंड्स टू जीरो एंड डी ए टेंड्स टू जीरो। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो ए बी ई डॉट डी आर प्लस सी डी ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जो ये वाला जो है ए बी वाला जो है और सी डी वाला जो है, यहाँ पे कौन सा है, ये E1 है और ये E2 है, राइट। हम यहाँ पे लेके चले हैं, जो ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है इसके टेंजेंशियल में, और ये E2 है, राइट। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए बी E1 डॉट डी आर प्लस E2 डॉट डी आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये जो E1 वेक्टर है, ये तो हम रैंडमली किसी डायरेक्शन पे E1 ले लिए थे, ठीक है, दोनों एक रैंडम डायरेक्शन हम लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद हम मान लेते हैं कि इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग
मान लेते हैं कि E1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो E1t, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए E1t मान के चलते हैं। और इसी तरह से सिमिलरली इसको भी मान के चलते हैं, इसको अगर इस डायरेक्शन पे लेंगे, इस डायरेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा E2t, राइट। दोनों को टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में ले लिए, दोनों का, ये वाला और ये वाला। ये पॉइंट तो काफ़ी, ये डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे मर्ज कर जाएगा जस्ट। तो यहाँ पे इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला होगा E1 और यहाँ पे होगा E2, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों का, राइट। तो इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं AB E1t प्लस E2t। अब देखो dr का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे dr जो है, इसके लिए dr कौन सा है, ये वाला, ये तो सेम डायरेक्शन पे हो गया, तो डॉट निकालेंगे तो cos 0 मतलब वही हो जाएगा। अब ये वाला जो है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इसका dr का डायरेक्शन है ऑपोजिट है, राइट। ये जो dr का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। जब इसको ब्रेक करेंगे इस डायरेक्शन पे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम फिलहाल क्या करते हैं, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लिख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला क्या हो जाएगा, E2t, और E2 का डायरेक्शन, E2t का डायरेक्शन इस तरफ हो गया और dr का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 180 होता है -1, तो यहाँ पे -1 अगर इस तरह से, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डॉट को जो है वो हम हटा सकते हैं। तो डॉट, ये डॉट हटा दिए, dr हो गया E2t dr ऑफ, देखो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ CD है, राइट, यहाँ पे CD है और AB है। इसका डायरेक्शन तो इस तरफ था AB का, CD का डायरेक्शन ये वाला है। तो अगर हम इस CD को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये वाला हो गया, अगर हम CD को DC लिखें तो ये वाला डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब dr का वेक्टर भी इधर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन इसको चेंज करते हैं तो हम -1 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, या जैसे कि cos 180 के थ्रू से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम फाइनली लिख सकते हैं, वो AB E1t dr, ये CD ही फिलहाल लिखे हैं, माइनस अगर इसको DC लिखें तो ये माइनस लगा दिए, E2t dr इक्वल टू 0। अब हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो E1t इक्वल टू E2t। इसका मतलब ये है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है, अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो, दोनों का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द टेंजेंशियल component of E. Similarly, for D vector, इसको अगर लिख ही दिए तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। D वेक्टर, अगर E सेम है तो D वेक्टर भी सेम होगा यहाँ पे। तो हमारा जो D1t हो जाएगा, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल टू D2t। ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ये वाला, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ये दोनों का हम डेरिवेशन निकाल ली। अगर यहाँ ये जो केस दिया हुआ है मेरे पास, ये जो केस है D1t इक्वल टू D2t, अगर ये यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, अगर डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता तो इक्वेशन ये वाला नहीं रहता, ये वेरी कर जाता है। इस केस में भी वेरी करता D का, और इस केस में जो नॉर्मल कंपोनेंट था इस केस में भी वेरी कर जाता, ठीक है। ये तब इक्वेशन D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E जो है ये वर्क नहीं करता। तो उस केस में नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सा केस है
जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस केस में ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम जो भी डेरिवेशन किए हैं, ये रफली सारा चीज़ समझाए हैं। इसी को हम अच्छा से, इसका जो नोट्स है ये अच्छा से हम ऊपर में लिख दिए हैं सारा चीज़। तो कैसे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे लिखना है। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए कंसिडर किए हैं एक चार्ज सरफेस ए बी। ये ए बी हो गया। इमेजिन ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए स्मॉल एलिमेंट, जिसमें स्मॉल, ये जो स्मॉल एलिमेंट क्या था, डेल्टा एस था, एरिया डेल्टा एस ऑफ सरफेस ए बी। इफ सिग्मा इज द, सिग्मा इसमें चार्ज डेंसिटी है, एवरेज सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। ये हम बता चुके हैं जो ये कैसे निकलता है। तो इसी तरह से हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। फिर जो भी हम लोग प्रोसीजर फॉलो किए हैं सेम टू सेम वही फॉलो करें, मतलब फॉलो करेंगे और आसानी से। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ अप्रोच लेना पड़ता है। जो यहाँ पे S3 जो है वो वेरी स्मॉल है, जिस कारण से S3 टेंडिंग टू 0 हो जाता है, और S1 और S2 को लेके चलते हैं फाइनली। फिर S1 और S2 को दोनों को लेके चलेंगे और दोनों का नॉर्मल कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे ये S1 का नॉर्मल कंपोनेंट ये वाला निकला, और यहाँ पे गलती से S2 लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा S2 हो जाएगा, S3 लिखा गया है, S2। इसी तरह से सारा चीज़ निकाल देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली डी के लिए भी निकाल लेंगे। तो हम लोग डी का डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हम डी का डेफिनेशंस क्या था, डी जो था हमारा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ के लिए है ये। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फाइनल फाइनल वही लिखा हुआ है, द डिसकंटिन्यूटी ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट। जो डिसकंटिन्यूटी जो आता है नॉर्मल कंपोनेंट में ऑफ ई, वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए लेंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और ये वाला को एज्यूम करते हैं जिसका जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, जिससे हम इसको आसानी से इसके सरफेस पे निकाल सके, दोनों के अपर लेयर और लोअर लेयर पे। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग डेल क्रॉस ई, जो हम लोग बता चुके हैं, जो डेल हमारा जो इरोटेशनल वेक्टर होता है जो भी, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। और इस तरह से हम लोग स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे लगा लेंगे। डेल क्रॉस ई ये सरफेस चार्ज है, सॉरी सर, ये सरफेस अगर इंटीग्रल रहता है, उसको हम अगर लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से जो आप लोग देख चुके हैं, इसको हम बता ही चुके हैं सारा चीज़। और यहाँ पे कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिए हैं, अगर चाहो तो लैंग्वेज लिख भी सकते हो, और अगर नहीं, अगर होता है कि नहीं लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ज़रूरी उतना भी नहीं है। अगर कोई लिखना चाहता है तो अच्छा है, अगर नहीं लिख पाता है तो भी चलेगा आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये फर्स्ट वाला हो गया E1, E2 हो गया। उसके बाद इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेंगे। यहाँ पे जब हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट जो है वो हटा देना है, यहाँ पे जो डॉट है वो हटा देना है। राइट, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन हो गया। और हमारे यहाँ पे डी के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो डी बन जाएगा यहाँ पे, तो D1T इक्वल टू D2T। ओके,
तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।